नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज से संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू हो गया और हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी ड्रामा पॉलिटिक्स पर उतर आए। विपक्ष को घेरते हुए नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से आज संसद परिसर में कुछ ऐसी बातें कह दी कि हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली के प्रदूषण में लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन इसकी गंभीरता को ड्रामा बताते हुए नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से कहा कि मौसम का मजा लीजिए। आइए जरा सुनिए नरेंद्र मोदी को। मौसम का मजा लीजिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र चलो तो मौसम का मजा लीजिए। मौसम के मजे की बात भले नरेंद्र मोदी जिस भी अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के मजे को खराब कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मसले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। अब पता चलेगा कि मौसम का मजा असल में होता क्या है। खैर, अब आते हैं मोदी की ड्रामा पॉलिटिक्स पर। मोदी के मुताबिक विपक्ष संसद में ड्रामा करने आता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीति होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए। आइए जरा सुनिए नरेंद्र मोदी जब ड्रामा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या कह रहे थे, सुनिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, तो ड्रामा नहीं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं, नियत की बात कर रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं, नारे की बात कर रहे हैं। यहां नरेंद्र मोदी ड्रामा पर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को कायदे से घेर लिया। अखिलेश यादव ने पूछा कि हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर का। एसआईआर की बात यहां करते हुए अखिलेश यादव ने कहा ये जो बीएलओ की जान चली गई, ये भी क्या ड्रामा था। आइए जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जब ड्रामा की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सवाल पूछा कि बीएलओ की जान जो जा रही है, क्या ये भी ड्रामा था। सुनिए। ऑपोजिशन ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें, बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वह तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। धन्यवाद। तो ड्रामा पॉलिटिक्स और यहां साफ साफ अखिलेश यादव। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। आइए उन पर चर्चा करें। संसद किस लिए है? ये ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है कि चर्चा ना होने देना। आइए सुनिए प्रियंका गांधी को। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR,
These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? Thank you. तो क्या पॉल्यूशन की बात करना ड्रामा है, इश्यूज की बात करना ड्रामा है? तो विरोध का अधिकार मोदी को ड्रामा लगता है दोस्तों। अब लोकतंत्र में यही अच्छे दिन देखना बाकी रह गया था। खैर, मोदी ने ड्रामे के अलावा यह भी कहा कि नारेबाजी के लिए पूरा देश खुला है। उनका यह बयान भी हल्केपन को ही दिखाता है। ऐसा लगता है कि मानो वो उकसा रहे हों कि विपक्ष उनकी बातों पर पलटवार करे और किसी भी तरह मोदी चर्चा में बने रहें। खैर, विपक्ष को इन लफाजियों में न उलझकर लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपनी लड़ाई को और धार देनी चाहिए, ताकि बीजेपी को पता चले कि ड्रामा और हकीकत में अंतर क्या है। वैसे आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को रियलिटी चेक दे ही दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें दुख है कि सदन को यानी राज्यसभा को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई देने का अवसर नहीं मिला। आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब पिछले कार्यकाल में, जब पिछला सत्र जो था यानी मानसून सेशन, उसके शुरुआत में ही पहले ही दिन शाम के वक्त उन्होंने, इसी वक्त जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो गायब हो गए थे, पता ही नहीं चला कि आखिर गए कहां। मीडिया से चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का फिर से चुनाव हुआ, नए उपराष्ट्रपति आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं और नए उपराष्ट्रपति ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। और इस पदभार ग्रहण करने के बाद इनके स्वागत में तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। नेता सदन से लेकर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातें रखी और यहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मुझे दुख है कि सदन को पूर्व उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ को विदाई देने का अवसर नहीं मिला। सुनिए जरा। Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, आप बैठ। सर, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए। राज्यसभा I look into it. Please आप बैठिए। House belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए। I was disheartened Please, that the आप House बैठिए। did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. तो जैसे यहां पर जैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति का
नाम आया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही नाम लिया, उधर सत्ता पक्ष हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आ रही थी, जिसको सीपी राधाकृष्णन, जो अब देश के नए उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा आप चुप रहिए, आप बैठिए, जो अभी आप सुन रहे थे। खड़गे ने सभापति सीपी राधाकृष्णन को मजाकिया लहजे में सलाह देते हुए कहा है कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है, इधर आप नहीं देखेंगे तो भी खतरा है, इसलिए दोनों तरफ संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भले ही उनके बैकग्राउंड का जिक्र किया हो, लेकिन वे ये ना भूलें कि वे कांग्रेस के घराने से आए हैं। आपके पिताजी भी कांग्रेसी थे, आप कांग्रेस घराने से आए हैं और आप आज भले उधर उस खेमे में हो, लेकिन आपकी जड़ जो है वो कांग्रेस है। ये बातें यहां कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बातें नागवार गुजर रही थीं यहां सीधे सीधे सत्ता पक्ष को, यानी बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से खड़े हो गए जेपी नड्डा और उनके अलावा खड़े हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू। इन लोगों ने साफ साफ कहा कि आप उन बातों को मत लाइए जिन बातों का जिक्र यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, यानी उपराष्ट्रपति साहब, पूर्व उपराष्ट्रपति को हम विदाई दें ना दें, इस बारे में आप जिक्र मत कीजिए। आखिर क्या छुपाना, क्या बचाना, किस चीज से अपने आप को छिपाना चाहती है सरकार, ये तो सरकार जाने, लेकिन यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन के अंदर घेर लिया सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के सामने पूरी सरकार को। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के रियलिटी चेक से फंसेगी बीजेपी। मोदी की ड्रामा पॉलिटिक्स क्या है, और इस ड्रामा पॉलिटिक्स, ड्रामा डिलीवरी का यहां शब्दों का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी खुद को बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। क्या यहां बिल्कुल मोदी इस ड्रामा पॉलिटिक्स में खुद फंस गए हैं। लेकिन इन सब के बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या संसद में आने वाला है तूफान। मौसम की बात करके शुरुआत उन्होंने की नरेंद्र मोदी ने कि मौसम का मजा लीजिए, लेकिन इसी मौसम में, इसी मजे वाले मौसम, उनके अनुसार सो कॉल्ड मजे वाले इस दिल्ली के मौसम में क्या विपक्ष उनके मौसम को बिगाड़ने जा रहा है। क्या विपक्ष तूफान लाने जा रहा है संसद में। क्या यहां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट आने वाला है। क्या यहां एसआईआर पर चर्चा होने वाली है। वंदे मातरम पर चर्चा तो करने के लिए सरकार, कराने के लिए सरकार बिल्कुल एक पैर पर तैयार है। 10 घंटे उसके लिए अलॉट कर दिए गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन क्या आगे कुछ होने जा रहा है, सारी बातें हम करेंगे इस अगले घंटे सवा घंटे में। और आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। पहले आते हैं हमारे वरिष्ठ साथियों से आपकी मुलाकात करवाता हूं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत ही गहमा गहमी वाला दिन रहा शकील जी, सदन के बाहर यानी संसद परिसर में या सदन के अंदर यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा शुरुआत में 10 मिनट चली, उसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित, उसके बाद फिर 12 बजे 10-15 मिनट के लिए चली, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित। आप और बातें बताएंगे, लेकिन ओवरऑल क्या माहौल था और ये ड्रामा डिलीवरी का क्या मतलब है, इस ड्रामा पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। और आपने बताया कि 2 बजे तक और 2 बजे शुरू हुई और हंगामे के बीच सरकार ने एक बिल पास कराया और उसके बाद दिन भर के लिए फिर स्थगित। राज्यसभा भी थोड़ी देर बाद हो गई। विपक्ष की जो मांग है कि एसआईआर पर चर्चा कराओ, सरकार वो करवा नहीं रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यहाँ लोकसभा में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एसआईआर पे जब तक चर्चा नहीं होगी हम कोई दूसरी चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए शुरुआत आज सुबह से ही एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो बोल रहे थे और दूसरी तरफ अभिषेक सिंघवी जो है वो बोल रहे थे। ठीक उसी समय अभिषेक सिंघवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभिषेक सिंघवी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाए कि नेशनल हेराल्ड के जो मामलों में आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के ऊपर जो एफआईआर लॉन्च की है उसका कोई आधार ही नहीं बनता। और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री मोदी का आपने सुनाई दिया, जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा। मौसम का मजा लीजिए, सब स्तब्ध रह गए। दिल्ली का ये पॉल्यूशन, जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, जहां एम्स के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हेल्थ इमरजेंसी है, आप दिल्ली छोड़ के जा सकते हैं, जो लोग वो चले जाइए। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। बहुत ही दुखद। प्रियंका गांधी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया जी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो ड्रामे की बात कर रहे हैं और जो मौसम के मजे की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के ऊपर भी जनता का ऐसा ही मजाक उड़ाया था जैसे आज मौसम की मार से पीड़ित दिल्ली और एनसीआर के लोगों का उड़ाया है कि मजा लीजिए। जापान में उन्होंने कहा था घर में शादी है, पैसे नहीं है। और उसके बाद किसान आंदोलन में कहा था मर गए, क्या मेरे लिए मरे हैं? प्रधानमंत्री का यह तरीका जो है किस श्रेणी में आता है पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जगलरी के लिए वो बोल रहे हैं, शाब्दिक चमत्कार दिखाने के लिए बोल रहे हैं जी। या उनको लिख के दिया जा रहा है। ड्रामा नहीं डिलीवरी, डिलीवरी विपक्ष करता है। आश्चर्यजनक। गोदी मीडिया आज बोलेगा नहीं, लेकिन अगर पुराने वक्त का मीडिया होता तो कहता कि डिलीवरी का काम सरकार का है, विपक्ष का काम डिलीवरी का कैसे हो सकता है? उसके पास क्या है? वो सिर्फ मांग उठा सकता है, वो आपको बता सकता है कि ये करना है। आप उससे कह रहे हैं कि आप डिलीवर करिए। नीतियों की बात कर रहे हैं, नीति सरकार बनाती है, विपक्ष की जांच परख करता है। मतलब आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री खुद क्या बोल रहे हैं ये उन्हें नहीं मालूम, और इसलिए लोकसभा जो है वो चल नहीं पाई। आज वेल के अंदर आके पूरा विपक्ष नारे लगा रहा था, एसआईआर बंद करो, तानाशाही बंद करो, वोट चोर गद्दी छोड़। राज्यसभा में भी ऐसे ही हंगामा हुआ, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से वहां के नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। बहुत ही सही बात की, सटीक बात उन्होंने कही कि भाई आपने इस्तीफा ले लिया उपराष्ट्रपति का, जो करना था कर दिया, सब ठीक है, लेकिन एक परंपरा है, उनका एक फेयरवेल तो कर देते, वो क्यों नहीं करा? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये बातें मत कीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप ये कहिए वो कहिए, वो तो कहते हैं मैं टिप्स देने को तैयार हूं विपक्ष को। आजकल जिस तरह कोचिंग सेंटर हो गए हैं या दूसरे वो हो गए हैं जहां टिप्स दिए जाते हैं, इस तरह प्रधानमंत्री टिप्स दे रहे हैं। आश्चर्यजनक। राज्यसभा के अंदर ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और एक और मजेदार बात बताएं आपको कि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन नए चेयरमैन बने हैं राधाकृष्णन जी, वो आज लगातार बैठे रहे। आमतौर पे सुबह बैठ पहले घंटे में, उसके बाद उठ जाते हैं, उपसभापति को मौका मिलता है, लेकिन आज उन्होंने उपसभापति को मौका नहीं दिया, कुर्सी पे इस तरह जमे रहे। तो वहां ये चर्चा थी कि आज जिस तरह चेयरमैन लगातार बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उसी तरह आज पूर्व चेयरमैन धनखड़ भी लगातार टीवी के सामने बैठे हुए देख रहे हैं कि हाय मैं नहीं हूं और ये क्या हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और देखते हैं कल क्या होता है। संभावना कम है कि चल पाएगा जब तक एसआईआर पे बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी। मुख्य मुद्दा, पहला मुद्दा जो है विपक्ष का एसआईआर, और सीधा है कि एसआईआर बंद करो, उनका कहना है। आपको क्या लगता है एसआईआर पे चर्चा होगी क्या? चर्चा तो करवाना पड़ेगी सरकार को, सरकार उससे बच नहीं सकती, लेकिन कब करवाएगी ये देखना होगा, जी किन नियमों के अंतर्गत करवाएगी ये देखना होगा, लेकिन एसआईआर पर चर्चा उसको करवाना पड़ेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। बीएलओ लगातार मर रहे हैं। आज बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर बीएलओ ने प्रदर्शन किया। पूरे देश में
जो मतलब 12 राज्य हैं उनमें रोज एक ना एक घटना हो रही है और बड़ी मार्मिक घटना हो रही है। मरने वाले अपने वीडियो बना रहे हैं, कोई अपनी मां से कह रहा है, कोई पत्नी से कह रहा है, कोई पत्नी किसी से कह रहा है। अब कैसे, मतलब ये जो है एक मानवीय पहलू है, पहलू को आप कैसे भूल सकते हैं? एक हफ्ता बढ़ाना पड़ा ना, आखिर सब लोगों ने मांग करी, एक माहौल बना, एक हफ्ता उन्हें बढ़ाना पड़ा। इसी तरह उन्हें चर्चा भी इसके ऊपर करवाना ही पड़ेगी, इससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ है, ये सारे सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और आम जनता से भी जुड़ा हुआ है। जी राजीव जी। जी आता हूं, दोबारा आता हूं, बहुत कुछ है संसद के अंदर की बातें आपसे जानने की। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। ये ड्रामा पॉलिटिक्स, क्या यहां पर नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर, पहला शब्द उन्होंने अपने इस उद्बोधन का, जो मीडिया को संबोधित करने के लिए आते हैं, एक तो पूरा पिछले 10-12 साल से उन्होंने एक नियम बना लिया है, सदन के अंदर रहें ना रहें, लेकिन मीडिया पहले दिन आते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं। मीडिया को क्या, मीडिया के जरिए वो विपक्ष को अपनी आंखें दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जब आए तो पहला सेंटेंस उनका यही था, मौसम का मजा लीजिए, और इसके बाद आ गए आप ड्रामा पॉलिटिक्स पे, नीति नियत इन सब की बात करने लगे, नारे मत लगाइए, हार रहे हैं इन सब की बात करने लगे। सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इस ड्रामा पॉलिटिक्स का जिक्र कर क्या नरेंद्र मोदी यहां फंस गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने आज यहां विपक्ष को एक बार फिर बहुत मजबूती के साथ एकजुट कर दिया है? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी राजनीति को एक ड्रामा की ही तरह देखते आए हैं और अपने आप को इस राजनीतिक रंगमंच का वैसा ही कलाकार भी स्थापित करते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं तो उनको हम पलट कर बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो गुजरात में मॉडल है पॉलिटिक्स का, संसदीय कार्यवाही का, संसद कितनी चलती है गुजरात में, इसका इस पर गौर करने की बात है। मैंने आपके साथ बैठने से पहले थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे है कि गुजरात विधानसभा 2023 में सिर्फ 19 दिन चली, सबसे कम जो चलने वाली है उसमें से एक है ये, सिर्फ 19 दिन 2023 में। 2024 में मॉनसून का सत्र सिर्फ 4 दिन चला और कुल करीब 14 घंटे की कार्यवाही रही गुजरात में। और दिसंबर में 2024 का शीतकालीन सत्र, जो कि वो 2 हिस्सों में हुआ था, शीतकालीन सत्र, उससे पहले मानसून सत्र का हमने कहा, शीतकालीन सत्र सिर्फ 3 दिन चला, 18 से 20 दिसंबर। तो एक टेंडेंसी है गुजरात में कि दोपहर 12 बजे से 3 से 4 बजे तक के बीच ही सदन चलता है, इसके अलावा सदन चलता ही नहीं है। तो यही गुजरात मॉडल वो दिल्ली में भी ला रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि सदन चलाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो बहाना ढूंढते हैं कि कोई विपक्ष का आदमी एक बार कुछ बोले और वो किसी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करवा दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, लेकिन उनका सिस्टम यही है, स्पीकर उनके ही होते हैं, जो स्पीकर उसी तरह से करते हैं। वो माइक बंद कर देने वाला प्रयोग भी उनका ऐसा ही है, गुजरात से ही चलकर आया है। हम अगर तुलना करते हैं तो गैर बीजेपी राज्य में जैसे केरल है, केरल में हर साल साल में 45 से 55 दिन और औसतन 7 घंटे प्रतिदिन सदन चलता है। तो आप बाकी भी प्रदेशों का आंकड़ा है, लेकिन मैं उन आंकड़ों में अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो बस टेंडेंसी दिखा रहा हूं कि क्या टेंडेंसी है और कैसे चल रही है। तो वो इसको इसी रूप में ले जाते हैं कि जनता से किसी भी तरह से बहुमत हासिल कर लो, उसके बाद सदन की भी कोई अहमियत रहने नहीं दो। सदन सिर्फ इसलिए कि बिल पास कराना है, बाकी किसी काम के लिए नहीं। बिल कैसा जो हम चाहेंगे और उसको उसी रूप में बदल दिया गया है। तो जो बात कही जाती है कि हर एक संवैधानिक संस्थाओं को मोदी सरकार ने खत्म किया है, अब इनकी जो मार जो है, इनका कोप जो है अब वो सदन पर भी पड़ रहा है, ये अब साफ साफ दिख रहा है। अब ये बात कहना कि
वो द्विअर्थी संवाद बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि मौसम जो है ऐसा है, सुहाना उनको मौसम लग रहा है। अब पोल्यूशन हम मान रहे हैं, वो हो सकता है वो बोले कि हम तो पॉलिटिकल मौसम की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक मौसम उनके लिए सुहाना है। लेकिन देश का जो वास्तव में राजनीतिक मौसम है, राजनीतिक का मतलब चुनाव जीतना ही तो नहीं होता है राजनीति। राजनीतिक का मतलब यह है कि देश जिन मुद्दों पर खड़ा है, जिन मुद्दों पर सियासत बढ़ रही है, वहां का मौसम कैसा है। यहां तो आत्महत्या का मौसम है जनाब। यह भी तो राजनीति है, ये राजनीति से क्या बाहर है? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं है? जवाबदेही राजनीतिक नहीं है? ये भी राजनीतिक जिम्मेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था क्या राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है? अर्थव्यवस्था, लोग थाली महंगी होती जा रही है, पौष्टिक आहार कम होते जा रहे हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट बात नहीं है? तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। अब जो सदन में जिस तरह से एसआईआर पर बात नहीं होने दी जा रही है, तो एसआईआर पहले जब विपक्ष बोला करता था, जब जैसे बिहार की बात थी, तो एसआईआर का मतलब होता था कि इस बहाने चुनाव को लूटने की कोशिश हो रही है, वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन करने की कोशिश हो रही है, और परोक्ष रूप से चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन आज जब हम एसआईआर बोल रहे हैं, तो वो राजनीतिक आरोप भर नहीं है। आज हम एसआईआर जब बोलते हैं, तो वो बीएलओ की आत्महत्याएं हैं। ये आत्महत्याएं हैं जो बता रही हैं कि एसआईआर इस हद तक आ पहुंचा है कि चुनाव आयोग अपने ही कर्मचारियों की मौत पर एक संवेदना का शब्द आज तक नहीं लिख पाया है। उल्टे वो जश्न की तस्वीरें चला रहा है, नाच गान चला रहा है। तो ये है एसआईआर का मतलब। तो क्या सदन में इस पर बात नहीं होगी? और सदन में जब इस पर बात नहीं होगी तो कहां होगी? लोकसभा में नहीं बात होगी तो कहां होगी? ये बड़ा प्रश्न है। और इस समय उनको ये सारी चीजें ड्रामा नजर आती है। ये पोल्यूशन ड्रामा है, ये आत्महत्याएं ड्रामा है। तो फिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये आज देश उनसे पूछना चाहता है। जी राजीव। जी बिल्कुल। ड्रामा, आखिर ड्रामा की बात हो रही है, ड्रामा पॉलिटिक्स की बात हो रही है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, इस ड्रामा पॉलिटिक्स में क्या नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये माना जाए? राजीव जी, ये मोदी जी इस तरीके की बातें क्यों करते हैं कि हाँ सदन न चल पाए, विपक्ष जो है वो हंगामा मचाए, मीडिया में इसी बात की चर्चा हो कि ड्रामा। तो ये ड्रामा के पीछे मकसद क्या है? असल मकसद ये कि नरेंद्र मोदी संसद से घबराते हैं। असल वजह ये है। और कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 11.5 साल हो गए। तो बेसिकली वो जवाबदेही से घबराते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ शिगुफा छेड़ दो जो कि संसद न चलने पाए, उस पर हंगामा हो। अभी जैसे आपने शुरुआत में कहा कि क्या ये प्रदूषण 500 के ऊपर का AQI दिल्ली में ये ड्रामा है, इस पे बात करना। $90 के आसपास है। रोज ट्रंप के सामने जब भी कैमरा आता है वो कहता है सीज फायर हमने करवाया था। दिल्ली में 15 लोगों की जान चली गई एक आतंकवादी हमले में, जिसको सरकार हमला नहीं बता रही है। तो ये क्या ड्रामा है? ये किसको बचाया जा रहा है? हमला ना कहकर, उसको आतंकवादी घटना कहकर। ये सब बातें संसद में चर्चा में आएंगी। एसआईआर के जरिए लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है, ये चर्चा में आती है। और मैंने आज तक राजीव जी इतना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो संसद से भागता हो। मोदी जी अपने विभाग के उत्तर कभी नहीं देते, संसद में होते नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसमें भी लंबे समय तक नहीं होते, केवल अंत में भाषण देने आते हैं।
तो दरअसल वो संसद को फेस नहीं करना चाहते, और संसद को फेस करेंगे तो दिखाई देगा टीवी में, देश की जनता एक राय बनाएगी, फिर वो देश की जनता को फर्क मालूम होगा ड्रामा और डिलीवरी में अंतर क्या है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री भागना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से और संसद को फेस करने से, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था कम है। एक मीडिया पाला हुआ है, उस मीडिया के जरिए आप जो भी अपनी वाहवाही करवा दें, लेकिन विपक्ष के सामने एक बड़ा मौका है। विपक्ष को अब टैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए, इनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। टैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए और टैक्टिकल अप्रोच के जरिए सदन को चलवाएं और वहां पे वो मुद्दे भी सामने लेकर आए, चाहे वो आईएमएफ ने सी ग्रेड कर दिया, यानी आपके जो डेटा है जीडीपी का, उसको आईएमएफ कह रही है कि ये मैनिपुलेटेड डेटा है। सीज फायर का मामला है दिल्ली में। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं। यस, हाँ, जीडीपी की बात कर रहे हैं जी। और वो आईएमएफ ने ये कहा कि ग्रेड सी में डाल दिया, यानी कि आपका जो जीडीपी का डेटा है वो असली नहीं है, नकली है। अच्छा, वो नकली इस बात से भी साबित हो जाता है राजीव जी कि आप कह रहे हैं कि जीडीपी हमारी बहुत बढ़ रही है, तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं, तो महंगाई क्यों हो रही है, तो काम धंधे क्यों बंद हैं। किसी भी अपने आस पड़ोस के दुकानदार से आप बात कर लीजिए, वो कहेगा भाई बुरा हाल है। तो ये एक ऐसी बारिश हो रही है जीडीपी की जिसमें कोई भीग नहीं रहा है, ये है असली ड्रामा। और आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के समय, मैं उनकी आर्थिक नीतियों का भी आलोचक रहा हूं, लेकिन उस वक्त याद कीजिए आप कि जब जीडीपी वास्तविक थी तो लोगों को नौकरियां मिल रही थी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे थे, मेट्रो आ रही थी, एकदम से अचानक से देश में जो है वो एक विकास का माहौल दिखाई दे रहा था। लोग एक नौकरियां पकड़ते थे, उनको 6 महीना काम करते थे, उनको 1 लाख रुपए की नौकरी है तो 1.5 लाख रुपए का ऑफर मिलता था, वो वहां छोड़ के जाते थे, वहां से वो अगली नौकरी मिल जाते, 2 लाख रुपए के ऑफर मिल जाते थे। मतलब एक मूवमेंट था, एचआर में भी, ह्यूमन रिसोर्स में भी एक मूवमेंट था जी। वो मूवमेंट बंद हो चुका है। अब आपको बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़े हुए लोग आपके घर में जोमेटो का खाना पहुंचाने आते हैं, रैपिडो की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, प्रतिष्ठित जगहों से पढ़े हुए बच्चे, युवा। तो ये कैसी जीडीपी है, ये कैसी बारिश जिसमें कोई भीग नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें संसद में चर्चा में आएंगी, और भारत की जनता के नुमाइंदे हैं सब वहां पे। वो चर्चा नहीं करेंगे तो क्या, वो चर्चा कहाँ होगी। भारत की संसद में भारत के प्रदूषण पे, आतंकवादी हमलों पे, महंगाई पे, रोजगार पे, एसआईआर पे अगर भारत की संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी। फिर क्या पाकिस्तान की संसद में चर्चा होगी इसमें, और संसद में चर्चा को आप कह रहे हैं ड्रामा है। तो बेसिकली आप ड्रामा शब्द पे पीछे छिप रहे हैं, और हमेशा से आप देखिएगा मोदी जी का कि वो कुछ चीजों के पीछे छिपते नजर आते हैं, और वो छिप कहाँ रहे हैं कि संसद ना फेस करनी पड़े, क्योंकि संसद में राहुल गांधी बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे, महुआ मोइत्रा बोलेंगी, आपके मुंह पे आपको जो है वो आपको आईना दिखाएंगे। इसीलिए तो चाहते नहीं है कि इस पे बात हो। हाँ, तो वो बचना चाहते हैं, संसद से भाग रहे हैं। इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही सुबह सुबह एक ऐसा शिगुफा छेड़ दिया कि इसी पे चर्चा होती रहे। लेकिन चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए जीडीपी पे और प्रदूषण पे, एसआईआर पे, आतंकवादी घटनाओं पे, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कैसे इतना एक्सप्लोजिव दिल्ली के एनसीआर में आ गया, दिल्ली शहर में आ गया, कौन देख रहा था ये।
बड़े बड़े दावे आप करते हैं, कैसे पहलगाम में आतंकवादी घुस गए सीमा पार से आके। तो ये सारी चीजें संसद भी तो चर्चा करेगी, और वो चर्चा को नहीं होने देना चाहते। और ड्रामा तो देश 11.5 साल से राजीव जी देख ही रहा है, तमाम तरीके के ड्रामा। अभी शकील जी बता रहे थे उनमें से कुछ ड्रामे। लेकिन ये विपक्ष को, मैं फिर से कहूंगा कि विपक्ष को टैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। एक प्रस्ताव वहां पेश कर दें कि नरेंद्र मोदी जी का ड्रेस सेंस बड़ा अच्छा है, इस पे सदन पे चर्चा होगी। मतलब मोदी जी कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, इस पे सदन में चर्चा होगी, और उसके बाद उनके कपड़ों के जरिए चर्चा कर लें उस तमाम चीजों पे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से आप एक को टैक्टिकल अप्रोच विपक्ष को अपनानी चाहिए कि इनके शब्दजाल में न फंसे और अपने मुद्दे पे चर्चा करें। और एक आखिरी बात कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग में देरी नहीं करनी चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार के महाभियोग के बारे में देरी नहीं करनी चाहिए, यानी इम्पीचमेंट की बात होनी चाहिए। कल ही हम लोग चर्चा इसी मंच पे कर रहे थे कि आखिर चुनाव सुधार की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, और चुनाव सुधार से मतलब है सीधे सीधे चुनाव आयोग से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद फिर वोटर लिस्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ियां, काउंटिंग के समय धांधली, बैलेट पेपर में धांधली, ये सारी चीजें जो हैं इन सब पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल चुनाव निष्पक्ष हो यहाँ पे हमारे देश में और लोकतंत्र मजबूत रहे, इसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए। और यही डिमांड तो कर रहा है विपक्ष सदन के अंदर, कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा हो। एसआईआर पर जब चर्चा होगी तो ये तमाम बातें उठ के आएंगी। वहां प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक राहुल गांधी से लेकर तमाम दूसरे नेता भी अपनी बात रखेंगे, और इसी बात से बचने की कोशिश यहां नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर कब तक ये सरकार बचेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 240 सीटों वाली भाजपा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी न भूले लोकसभा में, और इसलिए यहां पर किरण रिजिजू को कहना पड़ा है कि हमने इस बात को खारिज नहीं किया है कि एसआईआर पर चर्चा हम नहीं करवाएंगे। चलिए, खारिज नहीं किया है तो कब करवाएंगे ये इसका इंतजार रहेगा। लेकिन ड्रामा पॉलिटिक्स यानी ड्रामा वर्ड, आज जिन हार्ड शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है उसमें उन्होंने विपक्ष के लिए ड्रामेबाज ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा के लिए ये जगह नहीं है, यानी संसद नहीं है, सदन नहीं है। ड्रामा करने के लिए देश के अन्य हिस्से हैं, वहां जाके आप कीजिए, ये कह रहे हैं। नारे लगाने के लिए भी ये जगह नहीं है। तो आखिर जगह ये जहां पर जनप्रतिनिधि जाते हैं वो जगह किस लिए है? आप भगाते रहें और वो भागते रहें, इसके लिए है। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप विपक्ष की बात यहां पर रखने नहीं देते। विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, कैमरे विपक्ष के नेताओं के चेहरे से हटा दिए जाते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि यह जगह विपक्ष के लिए नहीं है, तो फिर सदन किसके लिए है? राजीव जी, सदन तो इसी काम के लिए है कि वहां नारे भी लगेंगे, जनता की बात भी रखी जाएगी, और जिसे प्रधानमंत्री ड्रामा कह रहे हैं वो ड्रामा भी होगा। सदन इसी के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव जी कहना ये चाहते हैं कि भाई सदन में ये सब काम मत करो। ड्रामा करने के लिए 7 कल्याण मार्ग, जो लोक कल्याण मार्ग जो है वो बहुतेरा है, वही सब कुछ हो जाता है। तो बाकी यहाँ आवश्यकता क्या है? क्योंकि वहां राजीव जी 11 साल से ड्रामा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सब ड्रामा ही है, और रंगमंच के बहुत अच्छे अभिनेता प्रधानमंत्री हैं। आज किसी सांसद ने कहा भी कि भाई इनको तो इनाम मिलना चाहिए, सबसे बड़े ड्रामा तो यही, ड्रामेबाज तो यही है, यही ड्रामा करते हैं। शायद कीर्ति आजाद ने कहा, या ध्यान नहीं पड़ रहा है किसने कहा, किसी ने कहा कि सबसे बड़े ड्रामेबाज तो यही है जो बात कर रहे हैं ड्रामा की बात। तो राजीव जी, ये मुझे लगता है कि ये सारी बातें इसलिए थी ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और लोग इस ड्रामा में फंस जाए कि अब तो ड्रामा प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इसमें फंस जाए और मुद्दे अपने उठाना भूल जाए। लेकिन विपक्ष इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि प्रधानमंत्री के बहुत से ड्रामा करेंगे ताकि उस ड्रामा में विपक्ष फंस जाए, और इस ड्रामा में फंस कर विपक्ष जो है राजीव जी वो अपनी बात उठा ना पाए। ये प्रधानमंत्री की कोशिश है, लेकिन विपक्ष फंस नहीं रहा है। आज भी सारे मुद्दे विपक्ष
उठाने की कोशिश। आपकी आवाज जा रही है अमलेंदु जी, थोड़ा फिर शायद या तो फोन पे फोन आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है या कुछ और है, जरा देखिए। कल भी ऐसा हो रहा था, प्लीज इसको ठीक कीजिए। जी जी राजीव जी, अब आ रही है आवाज? आ रही है जी। हाँ हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सब यही बातें कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री के पास राजीव जी असल में सवालों के जवाब है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के पास सवालों के जवाब होते तो प्रधानमंत्री संसद में रहे सवालों के जवाब दें। 15 दिन के सेशन में क्या प्रधानमंत्री 15 घंटे भी पूरी तरीके से सदन में रहेंगे? आखिर 18 घंटे काम प्रधानमंत्री कहाँ करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? आप 15 दिन के सेशन में 15 घंटे आप सदन में नहीं रहते, फिर आप बताते हैं कि आप 18 घंटे काम करते हैं, तो 18 घंटे किसके लिए काम करते हैं? बीजेपी लिए काम करते होंगे। बहरहाल हो सकता है प्रधानमंत्री ये कह रहे हो ड्रामा करने के लिए भाजपा का दफ्तर है, वहां जाके करो, नारे लगा रहे वहां भी जाकर लगाओ, तो हो सकता है प्रधानमंत्री कहना चाहते हो। लेकिन राजीव जी, इतने नीचे गिरकर प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए तो शोभा दे सकती है, नरेंद्र मोदी ये कहें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना और इस भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो यहाँ बोल रहे हैं इसको सारी दुनिया सुन रही है। ऐसा नहीं है कि इसको राहुल गांधी सुन रहे हो और हम ही आप सुन रहे हो। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं इसको सारी दुनिया सुन रही है, और सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष से कह रहा है कि ड्रामा बंद करो। यानी भारत की संसद जो है वो क्या ड्रामे के लिए बन गई है? क्या प्रहसन स्थल है भारत की संसद? संसद का राजीव जी अपमान आजादी के बाद इतना अभी तक नहीं हुआ जितना आज प्रधानमंत्री ने इन शब्दों के जरिए भारत की संसद का अपमान किया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए राष्ट्र के साथ, वरना शपथ पत्र देकर कहना चाहिए कि संसद जो है वो ड्रामा के लिए है। यही तरीका हो सकता है। और विपक्ष को भी राजीव जी मुझे लगता है कि संसद के अंदर ये मांग करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री पहले जो उन्होंने संसद की गरिमा गिराई है उसके लिए सदन से माफी मांगे, राष्ट्र से माफी मांगे, और अपनी ये ड्रामेबाजी जो है इसको बंद करें। जनता के सवालों के जवाब सदन में आकर दीजिए। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जनता के सवाल हैं। अगर 40 के आसपास राजीव जी बीएलओस की जान चली गई है इस एसआईआर के जरिए, तो ये सवाल संसद में क्यों नहीं उठना चाहिए? अगर दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सख्ती के साथ कहना पड़ रहा है, और दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली शुमार है, तो ये प्रदूषण का विषय प्रधानमंत्री की चिंता में क्यों नहीं होना चाहिए? संसद को इस पर चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है राजीव जी? भारत की राजधानी जो है वो अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और इतना ज्यादा प्रदूषित है कि लोग जो है वो प्रदूषण से मर रहे हैं, और एक बड़ी जो है स्वास्थ्य आपदा बन गया है प्रदूषण, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? कहाँ फिर चर्चा इस पर होगी? और प्रदूषण जो है वो सरकार की चिंताओं में शामिल क्यों नहीं? प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इसके कारणों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पर्यावरण और वन मंत्री क्या कर रहे हैं? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? हमारे दिल्ली के एलजी क्या कर रहे हैं? ये सारे सवाल संसद के अंदर अगर नहीं होंगे तभी तो रास्ता निकलेगा कि भाई सरकार क्या कर रही हो, क्या करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करने को तैयार नहीं है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? तो फिर ड्रामा होगा। जब संसद में चर्चा नहीं होगी, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, जनता के सवालों पर बात नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार ड्रामा कर रही, सरकार ड्रामा करेगी, यही समझा जाएगा। तो राजीव जी, मुझको जो लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज जिस ड्रामा पॉलिटिक्स से आगाज किया इस संसद के शीतकालीन सत्र का, बेशक उन्होंने इस जो मौसम की बात कर रहे थे, मौसम का मजा लीजिए, तो सर्दी के मौसम में उन्होंने देश की राजनीति में गर्माहट भले ही ला दी हो ये कहकर कि ड्रामा मत कीजिए, पूरा देश पड़ा है ड्रामा करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो देश की संसद के प्रति और देश के लोकतंत्र के प्रति जो विचार है उसको प्रधानमंत्री ने खुलकर प्रकट कर दिया है। प्रधानमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस देश की लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में कोई आस्था नहीं है। राजीव जी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामा पॉलिटिक्स का जिक्र कर आखिर क्या खुद फंस गए या यहां पर विपक्ष को फंसा दिया उन्होंने? विपक्ष क्या यहां से खुद को बचाने की कोशिश करेगा या विपक्ष यहां पर जिस तूफान की हम बात कर रहे हैं उस तूफान का इंतजार करेगा? विपक्ष कुछ और करने जा रहा है क्या? क्योंकि लोकसभा में शकील जी, लोकसभा में ओम बिरला साहब ने तो साफ साफ मना कर दिया था आज कि हम एसआईआर पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से विपक्ष मान जाएगा? और अगर नहीं मानेगा तो फिर आगे की रणनीतियां क्या होंगी?
नरेंद्र मोदी क्या आज पहले उद्बोधन में मीडिया के जरिए विपक्ष को कुछ चेतावनी देने के अंदाज में ये सारी बातें कर रहे थे, या कुछ अपने आप को छिपाते बचाते हुए नजर आ रहे थे? क्या कुछ था? राजीव जी, सबसे पहले तो ये जो अमलेंदु जी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को सुनती है या सुनती थी, इसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है। बराक ओबामा ने कहा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। आज भी सुनती होगी, पता नहीं किस उद्देश्य से सुनती होगी, मजे के लिए, मनोरंजन के लिए। 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के जो सत्र की शुरुआत होती है उसमें एक बार भी एक सवाल नहीं लिया। ये राजीव जी आपको मालूम है, बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होता है, आमतौर पे साल में 3 होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन, लेकिन कोई स्पेशल भी हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने के पहले दिन सुबह 10 बजे आके, 11 बजे से शुरू होता है संसद, आके पत्रकारों से बात करते हैं। अभी आपने एक बड़ा मजेदार शब्द बोला था, प्रधानमंत्री का उद्बोधन। तो उद्बोधन में ये बात छिपी हुई है कि वो ऊपर से होता है, उसमें सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं होती, वो एक तरफा होता है। संबोधन में थोड़ी गुंजाइश हो जाती है। तो बिल्कुल सही आपने शब्द का उपयोग किया था, प्रधानमंत्री उद्बोधन देते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी ही नहीं है उन्होंने, यहां भी कभी एक सवाल नहीं लिया। आज करीब 10 मिनट बोले, लंबा इम्तिहान लिया उन्होंने पत्रकारों का, लेकिन कोई सवाल नहीं। और फिर उसके बाद चले जाते हैं संसद में। तो संसद में तो जाते हैं मगर सदन में नहीं। आज तो पहला दिन था, राज्यसभा के नए चेयरमैन आए थे तो वहां बैठे राज्यसभा में जाके वो, लेकिन सदन में प्रधानमंत्री कभी नहीं बैठते, कभी इंटरवीन नहीं करते। जबकि पहले के सारे प्रधानमंत्री, चाहे मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी हो या पहले के सब हों, लगातार जब भी संसद चलती थी सदन में बैठते थे, इंटरवीन करते थे और अपने मंत्रालयों से संबंधित सवालों के जवाब देते थे। प्रधानमंत्री ये सब नहीं करते मोदी। उन्होंने जिस शब्द का जिक्र किया, देखिए बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि 70 साल की बात करते हैं और ज्यादातर समय यही विपक्ष में रहे। क्या करते रहे? अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले यूपीए के टाइम में लोकसभा में इनकी विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में इनके विपक्षी नेता अरुण जेटली, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, हाँ संसद को रोकना, उसमें व्यवधान पैदा करना हमारा अधिकार है, हम ये करेंगे। 10 साल नहीं चलने दिए, पूरी रिकॉर्ड है इसका। संसद वो क्या था? देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों के जरिए ये समझते हैं कि विपक्ष को डरा लेंगे, दबा लेंगे, उसका मजाक उड़ा लेंगे। लेकिन वो समय अब बीत चुका। वो समय तब तक था जब तक कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, पहलगाम का हमला नहीं हुआ था, लोकसभा में इनकी 240 सीटें नहीं आई थी। आज वो स्थिति प्रधानमंत्री के पास नहीं है। आज तो उन्हें विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवाना पड़ता है। आज तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड करना पड़ता है। ये एसआईआर के ऊपर ही, इसी से पहले जो मानसून सत्र था, सारे सांसदों को गिरफ्तार करवा लिया था। संसद से चल के चुनाव आयोग के दफ्तर ही तो जा रहे थे वो लोग, चुनाव कार्यालय में जी ज्ञापन देने के लिए रोक लिया था, सबको गिरफ्तार करवा लिया था। उससे पहले आपको याद होगा सबको सस्पेंड कर दिया था, सीआईएसएफ को अंदर बुला लिया था। दोनों सदनों में आई सीआईएसएफ, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इन सबके जरिए वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी नहीं दबा। तो बहुत पुराना इनका हथियार है, उपहास। ये कहते हैं तिरस्कार, उपहास। तो अब उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ड्रामा करते हैं। देखिए, एसआईआर के ऊपर इनको चर्चा करवाना ही पड़ेगी। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पे भी ये तैयार नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर पे भी इन्होंने चर्चा करवाई। हर बार इनको विपक्ष के सामने चर्चा करवाना पड़ती है। और राहुल गांधी ने कहा था कि ये मेरे सामने बैठ नहीं सकते,
तो प्रधानमंत्री या सरकार चर्चा से इसीलिए डरती है। राहुल गांधी देखिए पहले भी बोलते थे लोकसभा में, लगातार सदस्य हो तो 2004 से अच्छा बोलते थे, लेकिन निश्चित ही रूप से पिछले साल जून से जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनकी परफॉर्मेंस गजब की है। तब से वो जिस तरह से बोल रहे हैं, एक बार प्रधानमंत्री ने इंटरवीन करने की कोशिश करी थी राहुल गांधी को पिछली बार, और राहुल गांधी ने उन्हें जवाब दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, आप गलत समझ रहे हो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। और राहुल की बात चली थी और राहुल की बात को माना गया था और प्रधानमंत्री को चुप होकर बैठ जाना पड़ा था, और प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए उनका कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ था। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि सदन के अंदर भी जब राहुल बोलते हैं तो उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात देखिए, एसआईआर पे चर्चा क्यों जरूरी है इतनी? बीएलओ की मौत एक गंभीर विषय है, लेकिन साथ में 65 लाख वोट चोरी हुए थे और उसमें सारा विपक्ष साथ खड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी नहीं। किसी भी राज्य में 65 लाख वोट कट जाएं और एक पार्टी बोले नहीं, क्यों? वो बात साबित हुई इसलिए नहीं क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत थी, और उसी का नतीजा जो है बिहार के नतीजे हैं। आज भी आज पहला दिन था ना, सब विषयों में चर्चा हुई। आज बिहार के सांसद भी आए हुए थे और बिहार के सांसदों में इनके भी थे। 90% स्ट्राइक रेट पे कोई भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो मजाक कर रहे थे, थोड़ा कम कर लेते, हमको बधाई तो दे लेते, और अब भी अगर बधाई दे रहे हैं आप लेने को तैयार नहीं हो, आप तो हिचक रहे हो। ये बात अपने आप खुद साबित हो चुकी है कि 65 लाख वोट काट के 25 लाख या 30 लाख वोट जोड़ के बिहार के चुनाव में मनमाफिक नतीजे लाए गए हैं। और प्रधानमंत्री भी क्या कह रहे थे कि वहां हार गए और अगली बार जब हारने जा रहे हो, घोषणा कर दी उन्होंने कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें आप हारने जा रहे हो। खासतौर से निशाना बंगाल ही था। बंगाल के आज सांसद बहुत आक्रामक थे। ये पूरी जो चलेगा, सेशन चलेगा, इसमें आप देखिएगा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्या करने वाली है, उसके तेवर देखने लायक होंगे इस बार। प्रधानमंत्री ने आज साफ कह दिया, सुबह 10 बजे बोल दिया कि वहां हारने जा रहे हो, वहां जाके नारे लगाना। कहां हारने जा रहे हो? तमिलनाडु में तो नहीं हार रहा विपक्ष, केरल में भी नहीं हार रहा, बंगाल की तरफ इशारा था। तो ये जो है प्रधानमंत्री के अंदर का डर बोल रहा है, उनके जो बहुत सारी उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं। आज ये 2024 के बाद ये एक नई स्थिति पैदा हुई है कि प्रधानमंत्री खुद कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। आज न बीजेपी में न सरकार में बहुत सारी तमाम तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। उन्हें फेस करना मुश्किल नहीं है, और उसको फेस करने का एक ही तरीका है कि आप विपक्ष पे हमला करो, और विपक्ष पे भी खास तौर से राहुल पे। आप देखेंगे आज तो विपक्ष पे किया उन्होंने, कल से ये हमला सारा का सारा राहुल केंद्रित होने जा रहा है। ये राहुल पे हमला करेंगे ये लोग, क्योंकि राहुल पे हमला करके ये समझते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। राहुल का नेतृत्व जो है वो स्थापित हो चुका है, स्टेब्लिश हो चुका है, और राहुल अभी लोकसभा में बोलेंगे और आप देखेंगे कि उस वक्त जो है विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होगा, तो सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं होगा। जी राजीव जी। जी, राहुल गांधी पे वार होगा ये आप कह रहे हैं, और लेकिन नरेंद्र मोदी क्या ये इस ढंग की पॉलिटिक्स करके खुद को बचाने की कोशिश में, अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश में हैं? और जब आने वाले चुनावों का जिक्र आता है तो क्या इतने कॉन्फिडेंट हैं वो कि पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों को जीतने जा रहे हैं? अगर ये कॉन्फिडेंस है तो कहाँ से आ रहा है? और इन सब के बीच एसआईआर पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है? इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रेम कुमार जी। राजीव जी, देखिए, इन दिनों चुनाव में जीत और हार को ही हर विषय के लिए सही और गलत का पैमाना बना दिया गया है। सारी गलतियां करने के बाद भी अगर चुनाव में जीत बीजेपी की होती है, वो जिन कारणों से वो अलग है, लेकिन जीत होती है तो वो कहते हैं कि हमारी सारी बातें सही है।
और अपोजिशन चूंकि हार जाता है, चाहे जिस तरीके से हारे, तो वो उनकी सारी बातें गलत हो जाती हैं। मोटे तौर पर जनादेश तो इसी तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि जनादेश को चूंकि चुरा लिया जा रहा है, इसलिए तार्किक बातें भी जो कुतर्क हैं आज सही दिखती हैं, जो तार्किक बातें हैं वो कुतर्क नजर आती हैं। ये स्थिति बन गई है। आज भी भाई धड़ल्ले से पोल्यूशन हो रहा है, दुनिया देख रही है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, आम आदमी चिंतित है, सब लोग चिंतित है, लेकिन सरकार को नहीं है परवाह। नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी, क्या कर लोगे? सदन में हम नहीं बोलेंगे, सदन में हम बोलेंगे वंदे मातरम पर बात होगी, और वंदे मातरम पर बात कर लीजिए, वो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या पोल्यूशन दूर हो रहा है? कि इससे गरीबी दूर हो रही, कि इससे महंगाई दूर हो रही? बहुत सारे लोग बोलते हैं, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर बात करते हुए आज ही एक बहुत सीनियर पत्रकार विभिन्न जगहों पर रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती है, जरा राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि ये इन मुद्दों से, एसआईआर के मुद्दे से क्या जनता का कुछ जुड़ाव है? जनता तो जुड़ती ही नहीं है, इसीलिए कांग्रेस हार जाती है। तो भाई ऐसे महानुभाव से मैं एक तो तर्क में जीतना मुश्किल है, चूंकि वो हिपोथेटिकली आते हैं, राहुल इसीलिए हार जाते हैं जो की बात वो बोल रहे हैं वो ऐसा, वो दूर हो जाए तो राहुल जीत जाएंगे, वो दूर हो जाए तो कांग्रेस जीत जाएगी। तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब इसी को चीज को आप पलट कर बोलिए कि भाई वंदे मातरम बोला जाए, इससे क्या जनता की भूख मिट रही है क्या? वंदे मातरम पर बहस करा के नरेंद्र मोदी चुनाव जीत लेंगे, परसेप्शन जीत लेंगे, और एसआईआर पर बात करके राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। एसआईआर का संबंध तो सीधे तौर पर प्रजातंत्र को बचाने से है, चुनाव को चुराने वाले ताकतों से लड़ाई है, और चुनाव चोरी के खिलाफ है। जो जब सरकार ही चुनाव चोरी से बनेगी तो वो बेरोजगारी को कैसे एड्रेस करेगी, महंगाई को कैसे एड्रेस करेगी, दूसरे जन मुद्दों को कैसे एड्रेस करेगी? तो जनता का मुद्दा एसआईआर है। लेकिन वंदे मातरम बोल देने से या नहीं बोलने से ये कौन सा जनता का मुद्दा एड्रेस हो जा रहा है? ये वही लोग बताए ना, मैं तो सबके सामने सवाल रख रहा हूं आपके फोरम पर। तो वो जनता का मुद्दा है, और ऐसा ही यार जनता का मुद्दा नहीं है। वो वंदे मातरम बोल के अगला चुनाव भी जीत जाएंगे, और ऐसा ही यार बोल के राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव हार जाएंगे। ये एक सोचने की बात है। दूसरी बात, एक बड़ा चर्चा में आ रही है बात कि बीजेपी अब चुनाव आयोग से शिकायत करने लगी है। ज्ञानेश कुमार से बीजेपी को शिकायत हो रही है। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में बीएलओज जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बीएलओ को प्रभावित कर लिया है। इवन चुनाव आयोग भी तृणमूल कांग्रेस से शिकायत कर रहा है। चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस को कह रहा है, ममता सरकार को कह रहा है कि बीएलओ को आप सुरक्षा दीजिए, डर का माहौल खत्म करिए, ये कह रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? तो ममता बनर्जी ये कह रही है ठीक है कि पश्चिम बंगाल में तो बीएलओ दुखी है, परेशान है ममता बनर्जी और ममता सरकार के कारण, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस लिए है? वहां तो ममता बनर्जी नहीं है, तृणमूल नहीं है। मध्य प्रदेश में क्यों है, गुजरात में क्यों है, दूसरी जगहों पर क्यों है? वहां तो ममता बनर्जी नहीं है। तो हम ये उदाहरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की भाषा एक हो गई है। बीएलओ को स्टेट गवर्नमेंट प्रभावित कर सकती है, ये बात बीजेपी भी बोल रही है। तो जब तृणमूल कांग्रेस बीएलओ को प्रभावित कर रही है, तो डबल इंजन की सरकारें नहीं कर रही है। चुनाव आयोग से मिलकर के जो कुछ हो रहा है वो नहीं हो रहा है, और दोनों की भाषा एक है। इसका मतलब है कि अब कलई खुलने वाली है। सच बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में है, लंबे समय से है। वहां के कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का प्रभाव है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का भी प्रभाव है। तो इस वजह से चुनाव आयोग को आसानी से वो सब करने का अवसर नहीं मिल रहा है जितनी आसानी से वो बिहार में कर ले गए, महाराष्ट्र में कर ले गए।
तो नतीजा यह है कि उनको अब तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार से दिक्कत हो रही है। तो ये बात अब स्पष्ट हो रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि सत्ता की ताकत का दुरुपयोग जनता के अधिकार वोट चुराने में हो रहा है, जनता के वोट को चुराने में हो रहा है। इसको बीजेपी भी मान रही है, चुनाव आयोग भी मान रही है। मानने का तरीका अलग है, बहाना तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन वो मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है। तो जब ऐसा ममता बनर्जी कर सकती हैं तो डबल इंजन की सरकारें तो धड़ल्ले से कर रही है, और इस बात को सब लोग लगातार कह रहे हैं। तो अब एक तरह से वो स्वीकारोक्ति भी सामने आ गई है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी 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 जी। लेकिन प्रशांत जी देखिए, अभी संसद की कार्रवाई आज से शुरू हुई है, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। आज ही हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने, और ख़ासकर वहाँ को लेके, पश्चिम बंगाल को लेके, कि 99% वहाँ पर BLOs ने फॉर्म दे दिए हैं, जो एनुमरेशन फॉर्म है वो दे दिए हैं लोगों को, वहाँ की जनता को बांट दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई SIR पे, संसद की कार्रवाई चल रही है। चाहते तो यहाँ SIR पर चर्चा करवा सकते थे, लेकिन SIR पर चर्चा नहीं करवाना है, ये बात हो रही है। इन सब के बीच क्या चुनौतियाँ यहाँ विपक्ष के सामने आती हैं? जरा विपक्ष के हिसाब से भी देखा जाए। सत्ता पक्ष है वो अपने हिसाब से अपने बचाव के लिए जो कुछ भी करेगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, 10 कदम उसका ऑलरेडी साथ देते हुए नजर आते हैं, ये भी दिखाई देता है। उसमें मीडिया भी है, सरकार भी है, कई जगहों पे जुडिशरी भी है, हर चीज है। लेकिन विपक्ष के सामने क्या कितनी चुनौतियां हैं आज की तारीख में, मुद्दों को सामने लाकर, जनता के बीच रखकर, और दूध का दूध और पानी का पानी करना। ऐसे में संसद का जो ये सत्र है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखिए, पार्लियामेंट जब भी चलता है राजीव जी, तो मीडिया का अटेंशन वहां होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब क्या होगा कि सुबह दर्जन भर माइक लगे होंगे, उसमें विपक्ष के नेता जाके बोलेंगे और वही चलेगा, वही हम लोग भी शाम को चलाएंगे। लोकसभा के अंदर क्या होगा उसका जो है कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये लगता है कि पूरा संसद का सत्र जो है ऐसे ही जाएगा, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है। मोदी जी ने बता दिया आज ही कि वो संसद में चर्चा नहीं चाहते हैं, और वो मौजूदा देश के सामने जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कोई मध्ययुगीन चीज ले आई, अभी चर्चा हो जाएगी। औरंगजेब के बारे में चर्चा प्रस्ताव आ जाए, अभी औरंगजेब पे चर्चा हो जाएगी 10 घंटे की। तो ये इनका प्रैक्टिस है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने अभी बंगाल में चुनौती ये है राजीव जी कि दिल्ली से, यानी केंद्र सरकार से, दोस्ताना अधिकारियों की खोज हो रही है बंगाल में, और उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उनको संपर्क किया जा रहा है गुपचुप तरीके से कि वो ममता बनर्जी का साथ ना दें और वो काम करें जो अधिकारियों ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बिहार में किया। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो तृणमूल कांग्रेस के सामने, ममता बनर्जी के सामने ये भी है कि जरा अपने अधिकारियों का भी बायोडाटा निकाल लें वो, और उनका बैकग्राउंड चेक करा लें कि कौन किससे कहाँ कब बात कर रहा है, किसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कहाँ से ट्रांसफर होके आया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बंगाल में ये है। और दूसरा कि संसद के इस डिस्टर्बेंस के जरिए भी विपक्ष की आवाज जाती है, तो विपक्ष को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विपक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, विपक्ष को बयान देने चाहिए। संसद के बाहर जो है वो संसद चलाए और उस पर मीडिया जो है वो कवरेज उसको देता है। तो संसद के सत्र के दौरान मीडिया की प्रेजेंस ज्यादा होती है, मीडिया की कवरेज ज्यादा होती है।
नंबर ऑफ आवर्स जो मीडिया डिवोट करता है, वो संसद चले या न चले वो मीडिया की कवरेज में होता है। हम लोग भी अब रोज शाम तक यही डिस्कस करेंगे और गोदी मीडिया भी डिस्कस करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के बाद दिखाई नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, संसद से वो गायब रहेंगे। तो जो इस पब्लिक स्पेस है, जो मीडिया स्पेस है, वो अपोजिशन के साथ में हाथ में रहेगा। और जब देखिए राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, दूसरे और नेता कुछ बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलते हैं, तो उनकी बात की गंभीरता ज्यादा है, क्योंकि वो ये मास लीडर हैं। उनकी बराबरी किरण रिजिजू नहीं कर सकते कि किरण रिजिजू आके जो है वो एक बयान दे दे राहुल गांधी के खिलाफ और उनको लोग मान लेंगे ना। वो मास लीडर नहीं है, वो तो रहमो करम पे हैं नरेंद्र मोदी के। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा, नरेंद्र मोदी ने भी उनको लॉ मिनिस्टर से हटा दिया। तो रहमो करम पे हैं, वो अपने ऊपर नहीं है। तो जो मास लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो अपने दमखम के साथ आते हैं, उनकी बात जो है वो जनता तक जाएगी। तो मोदी जी का जो ड्रामा था वो आज भर का था, आज ड्रामा उनका खत्म हो गया। अब कल से जो है वो विपक्ष, संसद चले या ना चले, विपक्ष की बात जो है वो सामने आएगी मीडिया के जरिए। अब ये सरकार को सोचना है कि उनको स्पेस कितना लेना है। जी राजीव जी जी जी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो ड्रामा पॉलिटिक्स की बात की है नरेंद्र मोदी ने, क्या इस ड्रामा शब्द को एसआईआर पर चर्चा ना हो इसके लिए ढाल बनाया? बिल्कुल, और इसके लिए नहीं, तमाम चीजों के लिए। अभी सबसे बड़ी जो उनको घबराहट है वो एसआईआर से ही है, क्योंकि बिहार की कलई खुलेगी, हरियाणा महाराष्ट्र की कलई राहुल गांधी खोल चुके हैं, अलंग की कलई खोल चुके हैं। और उसको अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, मुझे उन लोगों पे बड़ी हैरत है और दया भी आती है जिनको बिहार में एसआईआर का मुद्दा नहीं दिखाई दिया। वो बिहार में क्या 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे, क्या वो मुद्दा ऑब्वियसली नहीं था। हम भी देखते थे कि वो जो होटल का जो रेस्टोरेंट था उसमें गोदी मीडिया के पत्रकार भी बैठे होते थे, तो उनके बीच में ऑफ कोर्स मुद्दा नहीं होगा, लेकिन सड़कों पे तो मुद्दा था, गांव में मुद्दा था, एसआईआर का मुद्दा था, बिल्कुल था। बहुत से लोगों को 5 स्टार होटल के लॉबी में नहीं दिखाई देगा वो मुद्दा, लेकिन सड़कों पे तो था वो मुद्दा। तो एसआईआर से घबराहट तो है। और ये भी बात सच है जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, उनका वो इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पा रहा। इलेक्शन कमीशन ने अपना ऑफिस बदला है बंगाल का, अब वो ज्यादा सिक्योर ऑफिस में चले गए कि जहां धरना प्रदर्शन ना हो सके। दिल्ली से स्पेशल तौर पे लोग गए हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन का संचालन कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी को बंगाल के सीईओ पे भरोसा नहीं है, यहां से लोग भेजे हुए हैं। तो एसआईआर को लेकर परेशानी तो है कि वो टारगेट जो बिहार में था और मीट कर लिया गया, क्या वो बंगाल में भी हो पाएगा? क्या कस्टमाइज ऐसी वोटर लिस्ट बन सकती है जैसी बिहार में बन गई और नतीजे मनमाफिक आ गए? क्या बंगाल में भी ऐसा हो पाएगा? थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां मुस्तैद है। 6000 के लगभग उन्होंने वो सेंटर्स बना दिए हैं, हेल्थ सेंटर्स बना दिए हैं, उनका कार्डर वहां मौजूद है। कार्डर और वर्कर आरजेडी का भी था, कांग्रेस का भी था, सीपीआईएमएल का भी था, लेकिन सरकार नहीं थी। तो सरकार न होने की वजह से उनको डिसएडवांटेज था। संसद में अगर सब चलता है तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे चुनाव सुधार के बारे में, लेवल प्ले फील्ड के बारे में,
नए प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बातें होनी चाहिए। और अगर वो बातें वहां नहीं होती हैं तो विपक्ष को मीडिया के सामने रोज वो बातें करनी चाहिए और बड़े बड़े नेताओं को करनी चाहिए। जो अखिलेश यादव है या राहुल गांधी है या दूसरे और जो बड़े नेता हैं वहां पे, उनको ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि संसद मोदी जी की नियत नहीं है, ड्रामा जो है चल रहा है। और एक और आखिरी बात इसी ड्रामा पे, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे राजीव जी सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट की, और सुब्रमण्यम स्वामी को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। कल भी मैंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि गलत है, जिनको गलत कहा जा रहा है, तो फिर नेशनल हेराल्ड के बारे में भी वो ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जी। लेकिन हैरत मुझे ये हुई कि वो ट्वीट डिलीट हो गया। आज डिलीट कर दिया। और डिलीट करने पर थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ता है, यानी डिलीट करवाया गया, और डिलीट करवाया गया तो यानी कवरअप चल रहा है। कवरअप चल रहा है तो फिर कवरअप राजीव जी कोई वैक्यूम में नहीं होता है, हवा में कवरअप नहीं होता है। तो बहुत सारे ड्रामे पर्दे के पीछे भी हैं जी, ग्रीन बिल्कुल रूम के भी ड्रामे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे ड्रामे पर्दे के पीछे चल रहे हैं। और उसमें कल जो ट्वीट हम लोगों ने दिखाया था आपको, एक सेक्स स्कैंडल की बात चल रही थी, जिसको लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी, जो पूर्व सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं, वो उन्होंने बात कही थी। जी प्रेम कुमार जी, आता हूं आपके पास। और उस ट्वीट को, उनके ट्वीट को हिंदी उसका रूपांतरण आपके सामने रखा था हम लोगों ने। उस ट्वीट को आज हमने भी देखा, हालांकि मैं उस ट्वीट को उसकी कॉपी कर लिया था। मैं जनरली ये करता हूं कि कल को प्रूफ दिखाना पड़े, कहीं साबित करना पड़े, आप तो डिलीट कर दोगे, हम कहां से लेके आएंगे अगर आपने डिलीट कर दिया। हमारे पास वो ट्वीट है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और उसको रखा हूं सुरक्षित, क्योंकि ये जानता हूं कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। हटाइए इस ट्वीट को, अब दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर अमलेंदु जी के पास आता हूं, और शकील जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी प्रेम कुमार जी। जी देखिए, हम ये जोड़ना चाह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने से कोई राज फाश कर रहे हैं, वो कोई खुलासा रिविलेशन नहीं कर रहे हैं। उनकी चूंकि रीच है अमेरिका में, उनकी पहुंच है, वो जाते आते रहते हैं, उनकी नेटवर्किंग है, तो उनको खबर पता चल जाती है और वो बात वो बता रहे। खबर तो है, अमेरिका के डोमेन में खबर है। एप्स्टीन बोल करके जो जिसकी मौत हो गई, जो अश्लीलता का बादशाह माना जाता था, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने हरदीप पुरी को 5 बार सेवाएं दी। हरदीप पुरी तब वहां भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे उस दौर। वो पूरी बातें अब इसलिए कि उसको अमेरिकी सरकार ने नवंबर महीने में ही हजारों वैसे मेल्स जो हैं पब्लिक के सामने रखे हैं, जो वो एप्स्टीन जो दिवंगत हो गया है उसके मेल्स को, और वो मेल बताते हैं, संदेह पैदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी की ओर, वो मेल इशारा करते हैं हरदीप पुरी की ओर। वो ये सारी चीजें कहानियां हैं। अब इन कहानियों तक हमारी रीच नहीं है तो हम कैसे खुलासा करें? वहां तक रीच सुब्रमण्यम स्वामी की है, वो मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं, वहां से उठा के उन सूचनाओं को बस इशारों में परोस रहे हैं। लेकिन बात यहाँ जी, लेकिन बात यहाँ है कि आप यहाँ दे तो रहे हैं, परोस रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद आखिर क्या प्रेशर है कि उसको डिलीट कर दे रहे हैं? आप बैक क्यों हो जा रहे हैं? आखिर आपके ऊपर कोई प्रेशर तो है, कोई दबाव तो है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेशर एक नई खबर है, रिविलेशन यही है कि वो प्रेशर है, और वो प्रेशर क्या है वो बड़ा रिविलेशन होगा। और हम चाहते हैं कि वो रिवील हो कि भाई आखिर सुब्रमण्यम स्वामी भाई नरेंद्र मोदी को निशाना कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, और एक दिन बाद बैक हो जाते हैं। वो किस दबाव में हैं, वो कौन से राजनीतिक मोल तोल कर रहे हैं, ये अहम बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन सवाल ये है अमलेंदु जी कि क्या आज पहले दिन जिस प्रकार हड़बड़ाहट में नजर आए, नरेंद्र मोदी शुरुआत में भाषण देते हैं, आते हैं, संबोधित उद्बोधित सब करते हैं मीडिया के जरिए, दरअसल वो विपक्ष को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया सदन के अंदर, सदन के परिसर में आकर बाहर, उससे साफ लग रहा था कि वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है। उनके 11 मिनट के उस भाषण को सुनिए, भाषण ही कहूंगा, मीडिया के सामने आके खड़े होके उसको 11 मिनट को उसको सुनिए आप ध्यान से। पहला, मौसम का मजा लीजिए, यहां से शुरुआत हुई है, उसके बाद फिर धीरे 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 पूरा ध्यान से सुना। मैं एक बार नहीं 3 बार सुना। प्रोग्राम करना था, नरेंद्र मोदी पे प्रोग्राम करेंगे, उनकी बातों पे करेंगे तो थोड़ा और गंभीरता से सुनना पड़ता है, तो सुन रहा था मैं। इस 11 मिनट के उनके इस उद्बोधन में साफ साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी कि कहीं ना कहीं किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें क्या हो सकती हैं? देखिए राजीव जी, वो चीजें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हो सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे SIR का मुद्दा है, उसमें काफी कुछ छिपाने की कोशिशें होंगी, इस मुद्दे पर बातचीत ना होने पाए। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग और भाजपा की जुगलबंदी का, दुरभिसंधि का, उस पर कुछ पर्दा डाला जा सके, उस पर चर्चा ना हो पाए, एक तो ये होगी। दूसरा जो राजीव जी मुझको लग रहा है, अब चूंकि वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात आ गई, हालांकि हम भी उनकी भरोसा नहीं करते हैं और वो हमेशा से अविश्वसनीय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो पहली बार अविश्वसनीय हुए हैं, पहले भी अविश्वसनीय वो रहे हैं। हालांकि बहादुर बहुत समझे जाते हैं, लेकिन इतने बहादुर हो क्या उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया तो उम्र का तकाजा होगा तो कमजोरी आ जाती है। उम्र के साथ साथ राजीव जी अच्छे अच्छे बहादुरों की भी आ जाती है। मोदी जी भी आज कमजोर काफी दिखाई पड़ रहे थे जब ड्रामा की बात कर रहे थे। लेकिन जो खतरा राजीव जी मुझको नजर आ रहा है कि अगर उन बातों के पीछे कहीं कुछ है, मान लीजिए वो सेक्स स्कैंडल वगैरह की बात छोड़ भी दीजिए, लेकिन अगर कोई बाहरी चीज चल रही है तो ट्रंप जिस तरीके से राजीव जी 62 बार कह चुके कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, और उसके साथ साथ उन्होंने कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया राजीव जी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों साल से झगड़ा चला आ रहा है, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और मैं चाहता हूं कि मसला सुलझ जाए। तो क्या ट्रंप कोई गाजा प्लान क्या यहां भी लेकर आ सकता है? क्या ऐसे कुछ खतरे हैं? अगर पाकिस्तान में राजीव जी जो इस समय चल रहा है, वहां में जो उतची हुई है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए और यहां आप चीजें देखिए तो कुछ ना कुछ तूफान तो है। और ये तूफान से पहले अगर कोई ड्रामा है राजीव जी, तो फिर इसके बारे में देश की चिंताएं बढ़नी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी चिंता होनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसा है तो प्रधानमंत्री को विपक्ष को साथ लेकर उससे बातचीत करनी चाहिए कि भाई ट्रंप जो है बेवजह की बातें कर रहा है, इसको निपटाया जाए, तो विपक्ष साथ रहेगा, देश आपके साथ रहेगा। और अगर इस तरह की चीजें नहीं है तो फिर राजीव जी ये शुद्ध गलेबाजी है, उस गलेबाजी में थोड़ा आगे बढ़ गए मोदी जी, यही समझा जा सकता है। लेकिन अगर खतरे कुछ हैं तो प्रधानमंत्री को, विपक्ष को, देश को साथ लेकर ट्रंप को सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। चूंकि ये साधारण बात नहीं है कि 62 बार जो है वो ट्रंप कह चुके कि उन्होंने साहब व्यापार का ध्वंस देकर जो ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, और इस पे कोई भी प्रतिक्रिया जो है मतलब भारत की सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से नहीं आई है। और संसद में भी जब वो बात कर रहे थे कि किसी का कोई दबाव नहीं, राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि ट्रंप का नाम ले लीजिए तो गला सूख गया उनका और पानी मांगने लग गए, तो पानी पिया उन्होंने खड़े होकर। तो ये भी है। तो इस तरीके से राजीव, इसका मतलब कुछ ना कुछ मामले तो ऐसे हैं कि जो तूफान से पहले का कुछ संकेत दे रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आज ड्रामा पॉलिटिक्स की है, ये तूफान से एक तरीके से संकेत होते हैं राजीव जी। जैसे कुत्ते जो हैं वो भागने लगते हैं, चिड़िया पेड़ों को छोड़ के उड़ने लगती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई भूकंप आता है, तूफान आता है, पशु पक्षी जो वो पहले पहचान लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो शायद हो सकता है कुछ तूफान की बात हो, जो कि चल रही है चर्चा, तो इस ड्रामा पॉलिटिक्स के पीछे कुछ तूफान भी हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर ऐसा सब नहीं है और ये शुद्ध गलेबाजी है तो ये बहुत गलत है, और प्रधानमंत्री को कम से कम इतने नीचे स्तर जाकर गलेबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में कोई खतरे हैं और प्रधानमंत्री उसको भांप रहे हैं कि कोई खतरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो दुरभिसंधियां चल रही हैं, भारत के खिलाफ तमाम जो चीजें होती हैं, उसमें कहीं अगर कोई कमजोरी आ रही है सरकार की तरफ से, तो प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी लगातार ये बात होती रही थी कि सर्वदलीय बैठक हो, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आए, विपक्ष की बात सुने, अपनी बात कहे, जो कि नहीं हुआ।
तो अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो अब बुलाई जा सकती है सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री रहे उसमें चर्चा करें कि भाई देश के सामने चुनौतियां हैं, विपक्ष को इस समय सारी बातें स्थगित कर देनी चाहिए। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था सारी बातें स्थगित भी कर दी थी राजीव जी पहलगाम के बाद, और पूरा विपक्ष दूसरा साथ खड़ा हुआ था कि भाई ये संकट की घड़ी है और इस समय हम सरकार के साथ हैं। तो अगर वास्तव में कोई संकट की घड़ी है तो विपक्ष को साथ लेके चलिए, इस ड्रामा से तो काम चलेगा नहीं। और अगर नहीं है तो फिर राजीव ये शुद्ध गलेबाजी है, तो प्रधानमंत्री को मुबारक हो वो गलेबाजी। जी, आखिरी सवाल जरा शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, क्या लगता है, अब एक दिन तो निकल गया, अब 14 दिन बचा है, कुछ होगा संसद में? हमने अभी राजीव जी कहा था कि समस्याएं जो है बहुत बढ़ गई हैं, और आज प्रधानमंत्री ने जो बोला वो विपक्ष के लिए नहीं बोला था, अपने लोगों को एकजुट रखने के लिए बोला था कि देखो मैं ही हूं जो इन सब से निपट सकता हूं, इसलिए तुम मेरा साथ दो। आज आपको एक बात बताते हैं, बीजेपी के लोगों को जिसकी सबसे ज्यादा याद आ रही है वो है अरुण जेटली। वो अरुण जेटली थे जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बचाया था। सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा इस बात को याद करते हैं कि जेटली ने ही उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनने दिया था। जेटली इस बात को जानते थे कि सुब्रमण्यम स्वामी को एक बार अगर सरकार में ले आए तो ये क्या कर सकते हैं। और एक और शख्स है जो इस मामले में बोल रही हैं अभी सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पे, मधु किश्वर। मधु किश्वर को भी उन्होंने दूर रखा था। उनके बारे में भी अरुण जेटली कहते थे कि ये दोनों लोग जो हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। एक तीसरे और साहब हैं जो वीपी हाउस में रहते हैं और वो बड़े खुश हो रहे होंगे, बहुत लंबे समय से वो निर्वासन भोग रहे हैं, संजय जोशी जी। वो एक ऐसे ही कांड का शिकार होके राजनीति से बाहर हो गए। अब संजय जोशी जी का आप नाम लेंगे तो फिर मैं पूछूंगा कि भाजपा का अध्यक्ष कौन बन रहा है। इसकी चर्चा ही नहीं होती है। चलिए खैर, भाजपा के अध्यक्ष का सवाल अब बहुत दूर जा चुका है जी, बहुत दूर जा चुका है। भाजपा के अध्यक्ष का सवाल जो है वो दूर जा चुका है। अब तो सवाल जो दूसरे आ गए हैं वो ये है कि मोदी जी को अपना विकेट संभालना है, और वाकई ये बहुत मुश्किल है। सुब्रमण्यम स्वामी निश्चित रूप से डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। सिवाय राहुल गांधी के और विपक्ष के हम बार बार कहते हैं कि एक ही संवैधानिक संस्था रह गई है, और वो संवैधानिक संस्था है विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, जो नहीं डर रहा है। इसीलिए सारे हमले हो रहे हैं। ये जो ड्रामेबाजी का आरोप, और आप डिलीवर कीजिए, अरे डिलीवर करने वाले आप हो, सरकारें डिलीवर करती हैं, विपक्ष कब से डिलीवर करने लगा? तो ये सब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है एक विपक्ष, ममता बनर्जी वहां डरेंगी नहीं, सबको मालूम है इस बात को। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत कस के मुकाबला करने वाली हैं और कर रही हैं वो। अभी हमने आपको बताया कि आज तृणमूल कांग्रेस के जो तेवर थे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो साफ दिखा रहे थे। सबसे ज्यादा तेवर में वही है, क्योंकि सबसे बड़ा हमला उन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं मोदी जी को अच्छी तरह मालूम है, और ऐसे में मोदी जी को अपनी पार्टी का, अपने लोगों का सहयोग चाहिए। अभी हमने जो बोला था कि जब उन्होंने इंटरवीन किया राहुल के बोलने के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, तो राहुल ने जवाब दिया तो मोदी जी के साथ लोकसभा में कोई खड़ा नहीं हुआ था। हालत बहुत खराब है। लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर अगर मोदी जी फंसते हैं, राहुल उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो जो पहले होता था कि सारे के सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो जाते थे, अब वो माहौल नहीं है, वो समर्थन नहीं मिल रहा है। अब ये बात सबको समझ में आ गई कि मोदी जी के जादू से, अभी तो सब कहते थे कि भाई मोदी जी जिता रहे हैं हमको, लेकिन बिहार में तो सब कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग ने जिताया हमको। तो अगर चुनाव आयोग ही जिता रहा है तो फिर राजनाथ सिंह ही अगर बन जाए तो भी चुनाव आयोग जिता सकता है, फिर तो कोई भी जिता सकता है। तो फिर राजनाथ सिंह जैसे शरीफ आदमी क्या बुरे हैं जो इज्जत करेगा सबकी, सबके सम्मान करेंगे। वो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब अंदर खाने पीएम बदलने की बात हो रही है। वो सारी बातें चल रही हैं जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीच में आए, मधु किश्वर जो बीच में आए,
अरुण जेटली की लोगों को याद आई, संजय जोशी की याद आई। आज घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ घटित हो रहा है और ये सब सत्ता पक्ष में हो रहा है, सब सत्ता पक्ष में हो रहा है। विपक्ष पे तो उन्होंने आरोप लगा दिए और विपक्ष को जवाब देना था, उन्होंने जवाब दे दिए। सत्ता पक्ष अंदर जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन्हें अपने आप को बचाना है, संभालना है, तो क्या होने वाला है। कई चीजें ऐसी हैं जिनपे उनका बस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, वहां कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ के तो आप मैनेज कर सकते हो, कर ही रखा है आपने मैनेज। वहां के मीडिया को आपने बहुत लॉबिंग, बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत पैसा दिया है, लेकिन वो लॉबिंग कंपनी जितनी भी है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को मैनेज नहीं कर पाई है। तो राजीव, ये स्थिति गंभीर है, बहुत क्राइसिस का टाइम है सरकार के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि देश का सम्मान जो है वो सबसे बड़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, देश का सम्मान और उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है, ये तय मानिए कि बहुत कुछ होना बाकी है। अभी 14 दिन बचा है, ऐसे तो है अभी 18 दिन, लेकिन चूंकि जो सीटिंग्स हैं वो 14 दिनों के अब और बचे हैं। लेकिन इसमें क्या नरेंद्र मोदी खुद को बचाने के लिए और ख़ासकर SIR के मसले पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे थे शकील जी कि अगर चुनाव आयोग ही जितवाएगा तो फिर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत क्या है। वहाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री जो सबकी सुने, सबका ख्याल रखे, सिर्फ 2 लोगों का ख्याल ना रखे। तो क्या इस तरफ भी अब बीजेपी के अंदर खाने बात होगी? और आज की तारीख में क्यों अरुण जेटली नजर आ रहे हैं, याद आ रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने, ये सारी बातें शकील जी बता रहे थे। इस पे आने वाले समय में और चर्चा करेंगे। अंदर क्या कुछ चल रहा है इसकी चर्चा ज़रूरी है, लेकिन ड्रामा से लेकर नारे तक और आने वाले चुनावों में चुनौतियों तक जो बातें यहाँ कह रहे थे नरेंद्र मोदी आज सदन परिसर में, संसद परिसर में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से खुद को बचाने छिपाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी। देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर यह चर्चा हम कर रहे थे और इस चर्चा को यहीं अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम चिश्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं, फजल अली साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सुधीर जोशी जी हैं, बख्तावर साहब हैं हमारे साथ, और बंसीलाल धौलपुरिया साहब हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, फजल जी हमारे साथ बने हुए हैं, और रीमा घोष जी हमारे साथ हैं। कैंसल SIR इनका लिखना है। रजतदीप राणा साहब हमारे साथ हैं, और असलम जी लिख रहे हैं DB लाइव चैनल के सारे दोस्तों साथियों को गुड नाइट आपको भी, और समाद खान भी हमारे साथ हैं, और ओम प्रकाश जी साथ में बने हुए हैं, आजा राम परिहार साहब भी हमारे साथ, और मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।